नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। एल्कीनों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम एल्कीनों के रासायनिक गुणधर्म को समझ लेते हैं, जिसमें है सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन। तो एल्कीन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के संयोजन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एल्कीनों की ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। तो जब एल्कीन के विक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं यानी H2SO4, तो यह अभिक्रिया जो है वो मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया के नियमानुसार होगी और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होगा वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है यहाँ पर उत्पाद के रूप में बनेगा। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन होगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रोपीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर चले जाएगा और इस वाले कार्बन पर OSO2 OH चले जाएगा। तो इस प्रकार से मार्कोनिकॉफ नियमानुसार अभिक्रिया होगी और जो उत्पाद है वो प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है जल का संयोजन। एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जल के साथ मार्कोनिकॉफ नियमानुसार अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। तो जब एल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो यह अभिक्रिया भी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होगी और मार्कोनिकॉफ नियमानुसार अभिक्रिया होने के उपरांत यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होगा। तो जो H2O है इसे हम लिख सकते हैं H और OH। तो जब असमान एल्कीन की अभिक्रिया जो कि यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपीन है, तो जब असमान एल्कीन की अभिक्रिया HOH के साथ करते हैं H पॉजिटिव की उपस्थिति में, तो मार्कोनिकॉफ नियमानुसार हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर जाएगा जहां पर अधिक हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन जो है वो इस CH2 पे चले जाएगा, जबकि OH जो है वो इस वाले कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल जो है वो यहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एल्कीन की जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। एल्कीन ठंडे तनुजलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, जिसे बेयर अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अभिक्रिया करके सन्निहित ग्लाइकॉल बनाती है। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का विरंजीकरण असंतृप्तता का परीक्षण है। तो जैसी पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो विरंजीकृत हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है वो असंतृप्तता को प्रदर्शित कर रही है। तो जब हम पहले एल्कीन की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं, वो भी तनु KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं H2O के साथ और ऑक्सीजन के साथ तनु KMnO4 की उपस्थिति में 273 केल्विन पर जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर डाईऑल का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर एक OH जो है वो इस कार्बन पर और एक OH जो है वो इस कार्बन पर जाके यहाँ पर डाईऑल का निर्माण करता है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन 1,2-डाईऑल और साथ में इसका सामान्य नाम हो जाएगा ग्लाइकॉल। इसी प्रकार से जब प्रोपीन के अभिक्रिया H2O के साथ और ऑक्सीजन के साथ
तनु KMnO4 की उपस्थिति में 273 केल्विन पर कराई जाती है, तो यहाँ पर भी प्रोपेन 1,2-डाइऑल का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एल्कीन की जो है, एल्कीनो का ऑक्सीकरण जो है वो तनु जलीय KMnO4 या जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन अभिकर्मक के साथ करने पर हमें यहाँ पर ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। और साथ में जो जितनी हम एल्कीन लेंगे उतना ही हमें यहाँ पे डाइऑल प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कीन को कीटोन और अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। उत्पाद की प्रकृति एल्कीन की प्रकृति तथा प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन, जैसी हम KMnO4 के साथ H पॉजिटिव में इसकी अभिक्रिया करेंगे, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे, तो ये पहले कीटोन कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। साथ में CO2 और H2 का भी यहाँ पर निर्माण होगा। इसी प्रकार ब्यूटूइन की KMnO4 के साथ ऑक्सीकृत किया जाए H पॉजिटिव की उपस्थिति में, तो ये यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एल्कीन जो है वो ऑक्सीकरण पर KMnO4 की उपस्थिति में प्रोपेन प्रोपेनोन यानी कि कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन में एल्कीन O3 का संकलन कर ओजोनाइड बनाते हैं और ZnH2 के द्वारा ओजोनाइड का विदलन जो है वो छोटे अणु में हो जाता है। यह अभिक्रिया एल्कीन तथा अन्य असंतृप्त यौगिकों में द्विआबंध की स्थिति निश्चित करने के लिए उपयोग में आती है। तो जैसी प्रोपेन की अभिक्रिया O3 के साथ की जाती है, तो यहाँ पर प्रोपीन ओजोनाइड का निर्माण होता है, जो कि इस प्रकार से है। अब जो ये वो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। तो जैसे ये इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक होगा, तो यहाँ पर CH3CHO यानी कि एथेनॉल का निर्माण होगा। साथ में SCHO यानी कि मेथेनॉल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब 2 मेथिल प्रोपीन की अभिक्रिया ओजोन से कराई जाती है, तो पहले ओजोनाइड का निर्माण होगा। फिर इस ओजोनाइड की अभिक्रिया जब ZnH2O के साथ कराई जाती है, तो ये यहाँ से ब्रेक होकर प्रोपेन टू ऑन का निर्माण करेगा। साथ में SCHO यानी कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्किन की अभिक्रिया O3 यानी ओजोन के साथ होती है। नेक्स्ट है बहुलीकरण। अधिक संख्या में एथीन अणु का उच्च ताप उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकलन करने से पॉलीथीन प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त वृहद अणु बहुलक कहलाते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम यहाँ पर बहुलकीकरण या बहुलकन कहते हैं। सरल यौगिक जिनसे बहुलक प्राप्त होते हैं उन्हें हम यहाँ पर एकलक कहते हैं। तो जब एथीन को उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो इसे पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन जो होता है वो बहुलक होता है। अब क्योंकि पॉलीथीन जो है वो एथीन से मिलकर बनी है, इस प्रकार पॉलीथीन बहुलक की जो एकलक इकाई होगी वो यहाँ पर एथीन होगी। अन्य एल्कीन भी बहुलकीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोपीन है। तो प्रोपीन को उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, तो पॉलीप्रोपीन का यहाँ पर पॉलीप्रोपीन बहुलक का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो एल्कीन होते हैं ये बहुलकीकरण अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब जो बहुलक होते हैं इनका उपयोग जो होता है वो प्लास्टिक के थैले, निष्पीड़ित बोतल, रेफ्रिजरेटर डिश, खिलौने, पाइप, रेडियो तथा टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में किया जाता है। तो बहुलकों का निर्माण इन सभी के
बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो पॉलीप्रोपीन का उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है वो दूध के कैरेट, प्लास्टिक की बाल्टियां तथा अन्य संचलित वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। हालांकि अब पॉलीथीन तथा पॉलीप्रोपीन का वृहद उपयोग हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। तो आजकल जो पॉलीथीन प्लास्टिक है, ये आजकल हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। परंतु जो पॉलीप्रोपीन है, इसका उपयोग जो है वो दूध के कैरेट, प्लास्टिक की बाल्टियां और अन्य संचलित वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।